नमस्कार दोस्तों। तेल और गैस ही नहीं, इंटरनेट पर भी ब्रेक लगा सकता है ईरान। भारत भी नहीं बचेगा। और दूसरी है होर्मुज पर किसका अधिकार। यहां टोल लगाने की तैयारी में है ईरान। क्या ईरान होर्मुज स्ट्रेट पे लगा सकता है टोल, ये भी जानेंगे। ईरान युद्ध के बीच तेल संकट से पस्त हो गया, कौन? पाकिस्तान। इसको भी गहरी चर्चा करेंगे। बेटे को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं किम जोंग उन। एक साथली मिसाइलों को मारने वाले टैंक की प्रशिक्षण। ईरान ने यूएस को दिया गहरा घाव, इसके भी बारे में जानेंगे। अब तक 16 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 10 रीपर भी मार गिराए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन हमला यूएई पर खूब हो रहा है। असल में यह ईरान की सोची समझी चाल है। यूएई को निशाने पर लेकर ईरान अमेरिका को जमकर नुकसान पहुंचा रहा है। युद्ध शुरू होने से अब तक ईरान ने यूएई पर 1714 ड्रोन्स, 334 बैलिस्टिक्स और 13 क्रूज मिसाइल दाग चुका है। इन हमलों में वहां के होटल, रिफाइनरीज, एयरपोर्ट और कई अहम कमर्शियल ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर ईरान क्यों यूएई पर हमले कर रहा है और ऐसा करके वह अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा पा रहा है। देखिए, यूएई को नुकसान पहुंचाने का मतलब है उसका आर्थिक चोट पहुंचाने का इरादा है। एक तरफ जब अमेरिका ईरान को लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार्निंग दे रहा था, ठीक इसी समय वह यूएई के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश का रास्ता खोला गया। इसमें अन्य देश की तुलना में यूएई ने दिल खोलकर अमेरिका का साथ दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका को 2025 में विदेशी निवेश के तौर पर 5.2 ट्रिलियन डॉलर मिले, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएई का रहा, जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 27% रहा। इसके अलावा कतर द्वारा 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जापान द्वारा 1 ट्रिलियन डॉलर, सऊदी अरब द्वारा 600 अरब डॉलर, भारत द्वारा 500 अरब डॉलर और 17 अरब डॉलर और आयरलैंड द्वारा 6.1 अरब डॉलर का निवेश किया गया। कुल मिलाकर ट्रंप के नए आंतरिक विदेशी निवेशों में से 62% अरब देशों द्वारा घोषित किए गए थे। अब यही समझिए कि यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी। ईरान द्वारा यूएई को निशाना बनाने के पीछे के अमेरिका में उसका निवेश ही नहीं है। असल में पिछले कुछ वक्त में यूएई एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर उभरा है, जिस पे सबकी नजरें गड़ी हुई है। पिछले दशक में यहाँ पर एफडीआई में भारी इजाफा हुआ। खास तौर पर दुबई सरकार द्वारा 1000 से अधिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर मालिकाना हक की अनुमति के बाद विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2018 में लगभग 10.4 अरब डॉलर था। यह 2021 में करीब दोगुना होकर 20.7 अरब डॉलर हो गया। साल 2024 में यह 45.6 अरब डॉलर से अधिक हो गया। अब 2024 में पश्चिम एशिया से कुल निवेश का 56% अकेले संयुक्त अरब अमीरात में ही आया। अब देखिए क्या हुआ, इतना आमदनी आने के बाद तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा जो उसका पड़ोसी देश रहेगा। तो ठीक वैसा हुआ। इसने क्या किया, ईरान ने सोचा इस युद्ध में क्यों ना इसकी भरोसा को ही खत्म करने की कोशिश किया जाए। तो इसके बाद क्या किया, बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसी मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप में स्थिर, निवेश अनुकूल और सुरक्षित माना गया। यह उन्हें वैश्विक पूंजी और पश्चिमी रणनीतिक हितों दोनों के लिए आकर्षक बनाता है। इसमें भी विशेष तौर पर यूएई की लोकप्रियता कुछ ज्यादा ही है। अब तो दोस्तों, इतनी लोकप्रियता के बाद तेल और गैस ही नहीं, इंटरनेट पर भी ब्रेक लगा सकता है ईरान। ये ईरान की एक समझिए कि यूएई के साथ जो किया तो कर ही रहा है, लेकिन अब उसने अपना अलग दिमाग बना लिया है। वो सोच रहा है तेल और गैस के साथ साथ इंटरनेट पे भी ब्रेक लगाने का वो फिराक में लगा है। तो अगर इंटरनेट पे ब्रेक लगा देगा
तो समझ लीजिए भारत भी नहीं बचेगा। अगर इंटरनेट पे ब्रेक लगा तो अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने यूएई, सऊदी जैसे देशों में विशाल डाटा सेंटर बनाए हैं। वो ये सभी सक्रिय हैं और अगर रोक लगाया तो सब निष्क्रिय हो जाएंगे। ये सब इन्हीं समुद्री केबलों से जुड़े हुए हैं, यानी दुनिया की डिजिटल जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। अब तो जान ही रहे हैं कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने अब तक एक नई चिंता खड़ी कर दी है। ईरान ने हॉर्मुज में से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति को रोककर दुनिया में आप तो देख ही रहे हैं कि तेल और गैस का संकट पैदा किया है। अब इसी रास्ते से समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर इन्हें नुकसान हुआ तो दुनिया भर में इंटरनेट ठप हो सकता है। भारत सहित दुनिया में कई देशों की बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लिए दो अहम जगह सबसे ज्यादा खतरे में है। पहली हार्मुज और दूसरी लाल सागर का बाब अल मंदेब मार्ग। इनके नीचे फाइबर केबलों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हार्मुज में समुद्री सुरंगें बिछा दी है, जिससे शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां डरी हुई है। वहीं लाल सागर में ईरान समर्थित हुती समूह जहाज पर हमले कर रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र समुद्र के तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के ऊपर स्थित है। ये तो इसके लिए तो बहुत ही ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसे कहना मुश्किल हो जाएगा। तो और लोगों का कहना है कि हार्मुज पर अधिकार जमाने की प्रयास में है कौन? ईरान। क्या ईरान हार्मुज पर टोल लगाने का प्रयास कर रहा है? तो अगर टोल लगाने का प्रयास है तो आप जान लीजिए युद्ध के बीच ईरान ने हार्मुज से निकलने वाली जहाजों के ऊपर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव की गंभीरता ऐसी है कि कुछ रिपोर्ट्स मुताबिक हाल ही में बता रहे हैं कि ईरान एक तेल जहाज से $2 मिलियन टैक्स की वसूली की है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का आज 21वां दिन है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी एक कदम आगे बढ़कर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही उसने विश्व के ऊर्जा निर्यात का 20% परिवहन संभालने वाले हॉर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद कर दिया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा होने की स्थिति बन गई है। इन सब बातों के बीच ईरान अब तक युद्ध के दौरान और फिर युद्ध के बाद भी हॉर्मुज पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। ईरान के सांसदों ने सार्वजनिक रूप से संसद में एक प्रस्ताव रखा जिसके मुताबिक ईरान अब इस स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों से टैक्स वसूला करेगा। इस मामले की गंभीरता इस वजह से और बढ़ गई है क्योंकि अभी हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक जहाज से $2 मिलियन का टैक्स लिया। तो ये तो बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है, जबकि कई जहाजों से ऐसी बात चल रही है। और हॉर्मुज पर टोल बनाने का विचार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे कि जो IRGC है पिछले काफी समय से रखती आ रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के दबाव में और दुनिया भर से बेहतर रिश्ते को बनाने के चक्कर में ईरान सरकार इससे दूर हटती रही है, लेकिन अब युद्ध की स्थिति में ईरानी सांसदों ने इस पर सहमति जता दी है और IRGC के लोग इस स्ट्रेट पर एक सुरक्षित रास्ता बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। यह तैयारी उन जहाजों के लिए है जो या तो तेहरान सरकार के करीब है या फिर उन्हें टैक्स देकर जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में गुजरने वाले कम से कम जहाज से $2 मिलियन वसूले हैं, जबकि कई अन्य जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए इसी तरीके पर बात चल रही है। युद्ध में हॉर्मुज का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में उलझे ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा फायदा है। यहाँ से गुजरने वाले किसी भी टैंकर पर हमला करने के लिए उसे बस कुछ $1000 के ड्रोन को खर्च करना रहता है। तेहरान ने इस क्षेत्र में समुद्री माइंस भी बिछा रखी है जो कि जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा आसपास मौजूद उनके प्रॉक्सी संगठन भी यह काम कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में ईरान इस टोल टैक्स व्यवस्था को सुरक्षा व्यवस्था के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जो देश सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हैं, उनके लिए सुरक्षित मार्ग पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन ऐसे टोल का कानूनी आधार संदिग्ध है और इसकी प्रक्रिया अस्पष्ट बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व्यवस्था के बजाय कूटनीति और नौसैनिक वार्ताओं के बीच हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, क्या ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगा सकता है टोल? तो एक रूल है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर देखें तो कोई भी देश जो भी हो हॉर्मुज जैसे किसी रास्ते पर एक तरफा टैक्स नहीं लगा सकता। इसका कानूनी आधार संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि है, जिसमें ट्रांजिट प्रोसेस का सिद्धांत शामिल है। इसके तहत सभी देशों के जहाजों और विमानों को बिना किसी बाधा के इस मार्ग से गुजरने का अधिकार होता है। इस सिद्धांत के मुताबिक चाहे जहाज किसी भी देश का हो, उसका मालिक कोई भी हो या वह कुछ भी सामान ले जा रहा हो, उसे नहीं रोका जा सकता या उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आसपास मौजूद देश अपने समुद्र तट और तटीय जल क्षेत्र पर अधिकार रखते हैं, लेकिन वह पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन समस्या यह है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भले है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में ईरान यह कह सकता है कि वह भी इस कानून को तोड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान का यह प्रस्ताव आर्थिक प्रयासों से ज्यादा वैश्विक जमात के सामने एक राजनीतिक प्रस्ताव है। ईरान अन्य देशों के ऊपर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप और एशिया के तमाम देश पश्चिम एशिया के इसी रास्ते के भरोसे हैं। ऐसे में सभी देश स्ट्रेट को खोलने के लिए बेताब होंगे। इजराइल और अमेरिका तो पहले से ही ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान में है, लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा जैसे नेताओं ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने संयुक्त राज्य रूप से बयान जारी कर ऐसे प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की है। दोस्तों, इस समय वो सब तो चल ही रहा है और इसी बीच पाकिस्तान का भी हाल खराब हो गया है। ईरान युद्ध के बीच तेल संकट से पस्त हो गया है। पाकिस्तान लागू कर दिए हैं कोरोना काल जैसी स्थिति, पूरे देश में वो बंदी कोरोना काल जैसा बना दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध के बीच पाकिस्तान में भी तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने कई नियम कोरोना काल जैसे लागू कर दिए हैं और जनता को भी कम फ्यूल खर्च करने की हिदायत दे दी है। ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के बीच पाकिस्तान में फ्यूल का बड़ा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपने जनता से साफ कह दिया है कि पेट्रोल, डीजल समेत बाकी फ्यूल का इस्तेमाल सीमित कर दे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग फैसला किया गया कि सरकारी अधिकारियों के पेट्रोल खर्च में भी कटौती किया जाए। पाकिस्तान की सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को 4 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिन विभागों में संभव हो उनमें 50% कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए। कोरोना काल जैसे नियम लागू हो गए। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना काल जैसे नियम लागू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की सरकार को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो पेट्रोल डीजल के भंडार पूरी तरह से खाली हो जाए। पाकिस्तान सरकार ने अधिकारियों के फ्यूल खर्च में 50% की कटौती की है। शहबाज शरीफ के कार्यालय के मुताबिक तेल का आयात कम होने की वजह से भविष्य में संकट दिखाई पड़ रहा है। अगर ईरान युद्ध समाप्त नहीं होता है तो आने वाले समय में संकट बहुत गहरा हो सकता है। और इधर इसी बीच किम जोंग भी अपनी बेटी के साथ एक अलग दुनिया में चल रहे हैं। बेटी को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। किम जोंग उन एक साथ और उनकी बेटी एक साथ मिसाइल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। किम जोंग ने उत्तर कोरिया के नए और अभेद्य युद्धक टैंक का अनावरण किया, जो ड्रोन और मिसाइल हमलों को 100% रोकने में सक्षम है। साथ ही सैन्य अभ्यास में उनकी बेटी जुए को भावी नेता और कमांडर के रूप में पेश किया गया।
उत्तर कोरिया ने नए युद्धक टैंक का अनावरण किया। सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह टैंक मिसाइल और ड्रोन हमलों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम है। इस अवसर पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना से युद्ध की तैयारियों को और तेज करने का आग्रह किया है। इस दौरान किम जोंग उन और उनकी बेटी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर आए और दोनों ने टैंक में सवार होकर सैन्य प्रशिक्षण की निगरानी की। इससे पहले उनकी बेटी ने एक साथ रॉकेट प्रक्षेपण देखा था और पिस्तौल चलाई थी। इससे प्रतीत होता है कि उत्तर कोरियाई नेता अभी से अपनी बेटी को युद्ध की ट्रेनिंग देने में लगे हैं। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी केसीएनए ने शुक्रवार को बताया कि किम जोंग उन सैन्य अभ्यासों का निरीक्षण किया जिनमें दुश्मन की रक्षा पंक्तियों पर हमले, छापेमारी और कब्जे का अभ्यास किया गया था। इस टैंक ने अलग अलग स्थितियों और दिशाओं से हमला करने वाली 100% एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोक दिया। एजेंसी ने कहा कि यह प्रदर्शन टैंक की सक्रिय सुरक्षा प्रणाली की उच्च दक्षता को साबित करता है। किम जोंग उन ने बताया कि इस नए टैंक को विकसित करने में 7 साल का समय लगा है। इसे विशेष रूप से युद्ध के मैदान में इसके सर्वाइकल रेट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह अब देश के मुख्य युद्धक टैंक के रूप में काम करेगा और उत्तर कोरियाई सेना के रात्रि अभियानों की क्षमता को भी काफी बढ़ाएगा। सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीर में किम जोंग उन को अपनी बेटी के साथ एक टैंक की सवारी करते हुए देखा गया है। तस्वीरों में किम और उनकी बेटी बृहस्पतिवार को प्रशिक्षण के दौरान चमड़े की काली जैकेट पहने अन्य सैनिकों के साथ जैतूनी हरे रंग के एक टैंक पर सवार दिखे। तस्वीरों में किम की बेटी टैंक के हैच से अपना सिर बाहर निकाले नजर आ रही है, जबकि किम टैंक के ऊपर बैठे मुस्कुराते दिख रहे हैं। दक्षिण कोरिया के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि इस लड़की की पहचान जुए के रूप में हुई और अब वह उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहां उन्हें आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया के अगले नेता या उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के क्विंगनाम विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर लिम युल चुल के हवाले से लिखा गया कि किम जुए अब महज एक साधारण पर्यवेक्षक की भूमिका से आगे बढ़ रही है और खुद को एक योद्धा तथा कमांडर दोनों के रूप में स्थापित कर रही है। ऐसा बताया जाता है कि किम जोंग उनकी बेटी किम जुए की आयु लगभग 13 साल है और वह 2022 के अंत से ही सैन्य परेड और हथियार प्रक्षेपण सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आती रही है। ऐसी अटकलें हैं कि किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित करने वाले हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया उन्हें किम जोंग उन की सबसे लोकप्रिय संतान बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और चिंताएं ऐसी बनी है कि किम जोंग उन ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने ड्रोन, लोटरिंग मुनियंस और उन्नत मिसाइलों के माध्यम से अपनी सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों को काफी तेज कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के लिए सैनिक और सैन्य उपकरण भेजकर उत्तर कोरिया आधुनिक युद्ध का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर रहा है। ये तो बहुत ही और भी सोचने वाली बात हो गई किम जोंग उन के लिए। अमेरिका को ईरान ने गहरी चोट मारी है। अब तक जानते हैं कितना 16 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 10 रीपर मार गिराए हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले तकनीकी खराबी और गलतियों के कारण हुआ नुकसान बताया गया है। एक ऑपरेशन के दौरान KC-135 रिफ्यूलिंग टैंक के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक दल के सभी 6 सदस्यों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट बताती है कि ईरान के खिलाफ अभियानों में अमेरिकी वायुसेना को न केवल दुश्मन के हमले से बल्कि तकनीकी खराबी और आपसी तालमेल की कमी के कारण भी बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। ब्लूमबर्ग और CNN के रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं, जिनमें अत्यधिक महंगे ड्रोन और रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल हैं।
युद्ध की शुरुआत से अब तक 10 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। इनमें से 9 ड्रोन को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ान के दौरान मार गिराया है। एक ड्रोन जॉर्डन के एयरफील्ड पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चोट में आ गया, जबकि 2 अन्य तकनीकी हादसों का शिकार हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन ड्रोन को जानबूझकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में भेजा जाता है, क्योंकि यह मानव रहित हैं और नष्ट होने पर कम नुकसानदेह वाली श्रेणी में आते हैं। जिस हिसाब से इस समय ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध चल रहे हैं, उसके तहत आप समझ लीजिए आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। अमेरिका जिस हिसाब से ईरान पर लगातार वार कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से ईरान पर वार कर रहा है और जिस हिसाब से ईरान अमेरिका और इजराइल पे वार कर रहा है और साथ में अपने जुड़े खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है, उस हिसाब से ये युद्ध और भी भयावह होने वाली है। तब तक लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।